एक औरत जो अपने पति के साथ गाड़ी में बैठकर हर दिन ऑफिस जाया करती। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता रहता है और एक दिन का वाकया होता है जब एक रेड लाइट पर उनकी गाड़ी रुक जाती है। वहाँ पर उसे एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 11 साल होती है वहाँ पर गुब्बारा बेचते हुए दिखता है। वो कहता है कि आंटी आप गुब्बारा ले लो, लेकिन यहाँ पर वो कहने लगती है कि बेटा मेरे कोई बच्चा नहीं है, मैं गुब्बारे को लेकर क्या करूँगी, जब तक मेरा बच्चा होगा तब तक तो ये गुब्बारा फूट जाएगा, क्योंकि वो 6 महीने की गर्भवती होती है। यहाँ पर वो बच्चा बड़े ही प्यार से उससे कहने लगता है कि आंटी आप एक बार ले लो, आप अच्छे से रखोगी तो आपका गुब्बारा नहीं फूटेगा, आपकी वजह से मेरा भी घर परिवार चल जाएगा, मेरी बूढ़ी दादी है उसको खाने के लिए कुछ सामान मिल जाएगा। दोस्तों, इस तरह की बातें जब वो आंटी उस बच्चे की सुनती है तो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होती है, उससे 2 गुब्बारे ले लेती है। फिर कई दिन के बाद वो दोबारा मिलता है तो दोबारा वो फिर आज पेन बेच रहा होता है। तो आज यहाँ पर उससे पूछने लगती है कि आज आप पेन क्यों बेच रहे हो। तो यहाँ पर वो लड़का कहने लगता है कि आंटी गुब्बारे फूट जाते हैं, उनमें काफ़ी नुकसान चला जाता है। अब यहाँ पर आंटी इस तरह की उस छोटे से बच्चे की बातों को सुनकर बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होती है और उससे कई सारे पेन के पैकेट ले लेती है और उसे कई रुपए फालतू दे देती है। दोस्तों, इसी तरह से धीरे धीरे कुछ और समय बीतता है और एक दिन का वाकया होता है जब यहाँ पर ये आंटी उसी बच्चे को ढूंढ रही होती है। जब और बच्चे यहाँ पर भीख मांगने वाले जो होते हैं इसके पास आते हैं तो आंटी उन बच्चों से पूछती है कि वो बच्चा कहाँ गया। तो वो लोग कहने लगते हैं कि उसका तो एक्सीडेंट हो गया। दोस्तों, इस औरत के मानो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उस बच्चे के साथ इसका इतना ज़्यादा लगाव जो हो जाता है, उसके बाद ये अपने पति से कहती है कि मैं थोड़ी देर में वापस आती हूँ, उस बच्चे के बारे में हालचाल पूछ कर आती हूँ। तो यहाँ पर जो पति होता है वो भी कहने लगता है कि ठीक है तुम जल्दी वापस आ जाना। दोस्तों, उसके बाद इन बच्चों के साथ उसकी बस्ती में पहुँच जाती है और वहाँ जाकर जब पता चलता है, वहाँ सामने जब इस बच्चे की दादी को देखती है, दोस्तों फूट फूट कर दादी रोने लगती है, इधर ये औरत भी फूट फूट कर रोने लगती है। दोनों का क्या रिश्ता होता है जो दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लगती हैं। और यहाँ पर जो दादी होती है वो कहने लगती है कि मैं तुम्हारे बच्चे को नहीं बचा पाई, बच्चा किसी और का नहीं होता, इस औरत का खुद का बच्चा होता है, लेकिन इस औरत ने इस बच्चे को कैसे छोड़ दिया था, कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ रही थी जो ये औरत इस बच्चे को छोड़कर आ गई थी और आज ये बच्चा इस तरह से भीख मांग रहा था। दोस्तों, उसके बाद जब इसके पति को इस सब के बारे में पता चलता है तो क्या होता है, अगर आप लोग भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये दिल्ली की हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक परिवार जिसमें एक शेखर नाम का लड़का होता है और जिसकी शादी संजना के साथ हो जाती है। ये लोग बदरपुर बॉर्डर पर रहा करते हैं। इनकी एक कंप्यूटर की दुकान होती है, वो नेहरू पैलेस में होती है। दोस्तों, जो शेखर होता है अपनी पत्नी संजना के साथ डेली बदरपुर बॉर्डर से यहाँ पर नेहरू पैलेस में जाया करता है। दोस्तों, मैंने आपको अभी पहले बताया था कि वहाँ पर जो सिग्नल होते हैं उन सिग्नलों पर भिखारी बहुत सारे वहाँ पर घूम रहे होते हैं। कोई तो वहाँ पर पेन बेच रहा होता है तो कोई गुब्बारा या कोई ऐसा बच्चा होता है जो कपड़ा लेकर कारों के गिलासों को साफ कर रहा होता है। इसी तरह से वो लोग वहाँ पर कामकाज किया करते हैं। इन सब में एक लड़का होता है जिसको वहाँ पर लोग बाग राजू के नाम से जानते हैं, जिसकी उम्र उस समय 11 साल होती है। दोस्तों, उस बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ पर जो संजना होती है उसका लगाव उस बच्चे से बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वो बच्चा देखने में बहुत सुंदर होता है और वो बच्चा बहुत ही ईमानदार होता, अपनी ईमानदारी के साथ काम करता है, कभी भी वो भीख नहीं मांगता, कभी ना कभी कुछ ना कुछ वो सामान बेचता रहता है। जब संजना को पता चलता है कि उस बच्चे का एक्सीडेंट हो गया तो उसके मन में पता नहीं अलग ही जिज्ञासा जागने लगती है। वो वहाँ पर जो और बच्चे होते हैं उनसे पूछने लगती है कि उसका घर कहाँ है। तो बच्चे बताते हैं कि वो संगम बिहार की झुग्गियों में रहता है। दोस्तों, यहाँ पर संजना अपने पति शेखर से कहती है कि मैं थोड़ा समय लेकर आऊँगी, आप दुकान पर चले जाओ, मैं उस बच्चे को देखने के बाद ही वापस आऊँगी। तो यहाँ पर पति भी कहते हैं कि ठीक है चले जाना, अगर उसे कुछ
पैसे की ज़रूरत हो तो पैसे भी तुम उसे देती आना। दोस्तों इस तरह से संजना संगम विहार उन झुंगियों में पहुंच जाती है जहां पर उस बच्चे का घर होता है, और जब सामने उस बच्चे की दादी को देखती है तो यहाँ पर संजना देखती ही रह जाती है। वो दादी कोई और नहीं होती, इसकी जान पहचान वाली होती है, और जब वो दादी संजना को देखती है वो भी दहाड़े मारकर रोने लगती है, कहने लगती है कि मैं तुम्हारे बच्चे को नहीं बचा पाई। दोस्तों यहाँ पर जो और भी औरतें होती हैं वो इकट्ठा हो जाती हैं, वो भी सोचने लगती हैं कि ये ऐसा कैसे कह रही है, ये तो बहुत पैसे वाली औरत दिखाई दे रही है, इसका ये बच्चा कैसे हो सकता है। दोस्तों इस सब की जानकारी के लिए फ्लैशबैक में जाना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों जो ये मामला चल रहा होता है 2017 का मामला होता है, और जो फ्लैशबैक होती है 2005 की होती है। 2005 में जो संजना होती है उसकी उम्र लगभग 17 से 18 साल होती है। वो एक लड़के से प्यार करने लगती है जिसका नाम राजू होता है। राजू का जो करैक्टर होता है वो अलग ही टाइप का होता है। वो सुपारी किलर जैसे लोगों के साथ वो मीटिंग करता और ऐसे ही लोगों के साथ वो घुला मिला करता। तो यहाँ पर जो संजना के घर वाले होते हैं इस शादी से राज़ी नहीं होते, वो कहते हैं कि ये शादी नहीं हो सकती और तुम एक दूसरे से अलग हो जाओ। लेकिन यहाँ पर संजना अपने घर वालों की बात को ना मानकर राजू के प्यार प्रसंग में उसके साथ मंदिर में जाकर शादी कर लेती है। 2005 में इनकी शादी होती है। शादी होने के बाद जो राजू होता है वो अपने कामकाज को नहीं छोड़ता, उसी तरह के वो लोगों के साथ उठना बैठना स्टार्ट रखता है। यहाँ पर जो संजना होती है वो बार बार उसे मना करती है कि तुम ऐसा काम मत करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। 1 साल के बाद यहाँ पर संजना को एक बेटा हो जाता है जिसका नाम रजत रखा जाता है। दोस्तों रजत धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और 2007 का मामला होता है। 2007 में ही राजू के कुछ गुंडे उसके साथी होते हैं, उनके साथ उसकी मुठभेड़ होती है और उसमें राजू मारा जाता है। दोस्तों उसके बाद जो यहाँ पर पत्नी होती है संजना अपने बेटे को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी होने लगती है, और जब संजना के घर वालों को इस सब के बारे में पता चलता है तो संजना के पास वो आ जाते हैं। संजना से आकर कहने लगते हैं कि बेटा तेरा बहुत लंबा जीवन है, अब तेरा पति भी मर चुका है, अब तू यहाँ से वापस हमारे साथ चल और इस बच्चे को यहीं छोड़ चल। लेकिन यहाँ पर वो अपने घर वालों से मना कर देती है कि मैं अपने बेटे के बगैर नहीं रह सकती। लेकिन घर वालों का और यहाँ पर जो उसका बच्चा होता है उसके दादी दादा होते हैं यानी कि इसके सास ससुर होते हैं, उनका बहुत ज़्यादा दबाव इसके ऊपर होता है। तो दबाव के कारण ये यहाँ से अपने घर चली जाती है, अपने मायके पहुँच जाती है, लेकिन अपने बेटे रजत को याद कर करके बार बार रोया करती। रजत धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और रजत के साथ उसकी दादी रहने लगती है। दोस्तों कुछ दिन के बाद ही जो दादा होता है रजत का उसकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद यहाँ पर घर परिवार एक तरह से बिखर ही जाता है, और जो रजत की भुआ होती है जो संगम विहार में रहा करती है वो यहाँ पर आती है, और यहाँ आने के बाद जो रजत की माँ होती है यानी उसकी दादी होती है उससे बातचीत करती है और कहती है कि मैं इस बच्चे को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ, ये भी हमारे साथ दिल्ली में रहा करेगा, मैं वहीं पर लेकर इसको रहने लगूंगी। लेकिन यहाँ पर जो घर वाले होते हैं साफ मना कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर दादी उसको प्यार करने वाली होती है। दादी कहती है कि मैं अपने पोते के साथ आराम से रह लूँगी, लेकिन यहाँ पर जो भुआ है वो जिद करने लगती है कि तुम भी मेरे साथ में चलो। दोस्तों उसके बाद दादी और पोते दोनों के दोनों यहाँ पर उस लड़के की भुआ के साथ दिल्ली आ जाते हैं और यहीं पर रहने लगते हैं। इधर जो संजना होती है वो अपने घर अपने मायके में पहुँच जाती है। यहाँ पर जो उसके घर वाले होते हैं वो यहाँ पर एक लड़का देखते हैं जिसका नाम शेखर होता है, और शेखर दिल्ली में कामकाज किया करता, जो बदरपुर बॉर्डर में एक फ्लैट लेकर रहा करता है। उसके घर वाले भी उसके साथ रहा करते हैं और उसकी नेहरू प्लेस में दुकान होती है। इस तरह जब लड़के के बारे में घर वाले देखते हैं तो घर वाले भी राजी हो जाते हैं। जो संजना होती है वो लखनऊ की रहने वाली होती है। शेखर लखनऊ पहुंच जाता है और वहां पर संजना के साथ इसकी शादी हो जाती है। शेखर को कुछ भी सब के बारे में नहीं बताया जाता कि इसकी पहले भी शादी हो चुकी है, इसको एक बच्चा भी हो चुका है। दोस्तों ये सब बातें गुप्त रखी जाती हैं। उसके बाद शेखर और संजना दोनों शादी करके बदरपुर बॉर्डर में आ जाते हैं, यहीं पर रहने लगते हैं। जो संजना होती है अपने बेटे को याद कर करके रोया करती, लेकिन उसके पास अब उसकी खबर लेने का कोई जरिया नहीं था, क्योंकि जब वो अपने मायके में जाया करती तो अपने घर वालों से पूछा करती तो वहाँ पर उनको यही पता चलता है कि वो लोग तो दिल्ली चले गए हैं, वो लड़का तो अपनी भुआ के साथ दिल्ली आ गया है।
दोस्तों उसके बाद इनका जीवन इस तरह से धीरे धीरे अच्छी तरह से चलने लगता है। इनकी दुकान भी बहुत अच्छी चलने लगती है। और जब संजना डेली जब अपनी दुकान पर जाया करती तो किसी न किसी दिन उस बच्चे से इसकी मुलाकात हो जाती। जब उस बच्चे को ये देखती तो उस बच्चे को देखकर ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होती। उसके हाव व्यवहार को देखकर, उसके भोलेपन को देखकर ये बहुत ही ज़्यादा खुश होती। उसके साथ इसका लगाव हो जाता है। अब संजना संगम विहार में पहुंच चुकी होती है और जब अपनी सास को देखती है तो सास को देखकर वो दहाड़े मारकर रोने लगती है और कहने लगती है कि आप तो यहाँ पर कैसे। तो यहाँ पर वो कहने लगती है कि जो मेरा बच्चा है, जो मेरा पोता है जिसका एक्सीडेंट हुआ है, वो तुम्हारा ही बेटा है। उसका नाम राजू मैंने अपने बेटे के नाम पर रख लिया है। मैं उसे राजू ही बुलाती हूँ, वैसे उसका नाम रजत है। दोस्तों अब यहाँ पर जो संजना होती है वो भी दहाड़े मारकर रोने लगती है और कहने लगती है कि मुझे हॉस्पिटल लेकर जाइए। दोस्तों उसके बाद उसे सफदरजंग हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पर वो बच्चा एडमिट होता है। आईसीयू में वो भर्ती होता है। पहले तो उसे तुरंत ही मिलने नहीं दिया जाता। जब उसका टाइम होता है मिलने का, उस समय उसे मिलने दिया जाता है। तब तक यहाँ पर उसे होश नहीं होता। अब संजना यहीं पर रुक जाती है। उसका पति भी उसे बार बार फ़ोन करने का यत्न करता है, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा पाती। और जब फ़ोन उठाती है तो वो यही कहती है कि मैं आज नहीं आ पाऊँगी। अब यहाँ पर पति उससे कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम दूसरे बच्चे के लिए इतनी ज़्यादा कैसे परेशान हो सकती हो, तुम कैसे नहीं आ सकती, तुम खुद गर्भवती हो। 6 महीने की दोस्तों उस समय संजना गर्भवती होती है। अब यहाँ पर उसका पति उससे जिद करने लगता है तो जो पत्नी होती है अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर देती है। पति को इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता होता कि ये इसके साथ इतनी अटैचमेंट कैसे है, ये बच्चा इसी का है। दोस्तों उसके बाद धीरे धीरे करके लगभग 2 दिन का समय बीत जाता है और 2 दिन के बाद जब तीसरा दिन आता है, जो संजना होती है डॉक्टर साहब से हाथ जोड़कर विनती करने लगती है कि डॉक्टर साहब होगा क्या, क्या ये बच्चा बचेगा या नहीं बचेगा। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब कहते हैं कि आप परमात्मा से दुआ करो, शायद ये बच्चा बच जाए। एक बार होश आ जाए तो ये बच्चा बच जाएगा। दोस्तों कुछ ही घंटों के बाद उस बच्चे को होश आ जाता है और जब घर वाले उससे मिलने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले संजना ही उस बच्चे के पास जाती है। और जब वो बच्चा संजना को देखता है तो वो कहने लगता है कि आंटी आप यहाँ पर कैसे। तो यहाँ पर संजना उससे कहने लगती है कि बेटा मैं आंटी नहीं तेरी माँ हूँ। दोस्तों वो बच्चा भी यहाँ पर रोने लगता है। डॉक्टर साहब यहाँ पर संजना से कहते हैं कि तुम इसके साथ ज़्यादा मत घुलो मिलो, फ़िलहाल इस बच्चे की जान तो बच चुकी है लेकिन अभी भी खतरा है, आप इससे इतनी ज़्यादा बातचीत ना करो। दोस्तों उसके बाद संजना बाहर बैठ जाती है। इधर जो पति होता है वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। शेखर को 2 दिन हो जाते हैं अपनी पत्नी का इंतज़ार करते करते। वो भी उन बच्चों के जरिए उसी जगह पहुंच जाता है जहां पर उसकी पत्नी गई थी, संगम विहार में। वहां जाने के बाद जब लोग बागों से वो पूछताछ करता है तो उसे सारा मामला पता चल जाता है। और जब संजना से वो मिलता है तो संजना से यही कहकर आता है कि तुमने मुझे इतनी बड़ी बात छुपाई थी, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मैं तुमसे अलग रहना चाहता हूँ। उसके बाद जो शेखर होता है वो वापस अपनी दुकान पर चला जाता, अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लेता है और 7 दिन के बाद इस बच्चे का हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है। संजना इस बच्चे को लेकर संगम विहार में उसी झुग्गियों में आ जाती है। वहीं पर अपनी जो सास उसकी पुरानी होती है उसके साथ इस बच्चे को लेकर रहने लगती है। दोस्तों कई दिन का समय और बीत जाता है, लगभग 15 दिन का समय बीत जाता है। 15 दिन के बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ी गाड़ी आकर रुकती है। शेखर होता है, उसके माता पिता होते हैं और जब संजना इनको देखती है तो यहाँ पर दहाड़े मारकर रोने लगती है। और जो यहाँ पर संजना के सास ससुर होते हैं वो कहने लगते हैं कि बेटा खड़ी हो और अपने घर चल। तो यहाँ पर संजना कहती है कि माँ जी मैं घर नहीं जा सकती क्योंकि मैं अपने बेटे के बगैर नहीं रह सकती, अगर मुझे जाना होगा तो मैं अपने बेटे को साथ लेकर जाऊंगी। तो यहाँ पर सास ससुर कहने लगते हैं कि कौन तुमसे मना कर रहा है, तुम अपने बेटे को साथ लेकर चलो। फिर वो शेखर की तरफ देखने लगती है तो शेखर भी यही कहने लगता है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, तुम्हारे बच्चे को लेने के लिए आया हूँ। तो यहाँ पर संजना से जो उसके सास ससुर होते हैं वो कहते हैं कि इस बच्चे की दादी भी इसके बगैर नहीं रह सकती, इसको भी हम अपने साथ
साथ लेकर चलते हैं। दोस्तों संजना बहुत ज़्यादा खुश होती है और फिर यहाँ पर जो बच्चा होता है रजत, उसको, उसकी दादी को, सभी लोगों को साथ लेकर शेखर अपनी गाड़ी में बिठाते हैं और सीधे बदरपुर बॉर्डर पहुँच जाते हैं। वहाँ बड़े आराम से वो लोग रहने लगते हैं। 2 महीने का समय और बीतता है और 3 महीने के बाद यहाँ पर संजना को एक बहुत ही सुंदर लड़का पैदा होता है। उसके बाद इनका जीवन बड़े अच्छे से चलने लगता है। दोस्तों 2017 का ये मामला होता है और आज 2024 आ चुका है। कुछ ही दिनों के बाद यहाँ पर संजना को एक बेटी और हो जाती है। अब संजना के 3 बच्चे होते हैं और जो इसका पहले वाला बेटा होता है जिसका नाम रजत होता है, वो अब लगभग 17 से 18 साल का हो चुका है। उसका जीवन भी बड़े अच्छे से चल रहा है। वो एक अच्छे स्कूल में पढ़ता है। जो उसके छोटे बहन भाई हैं वो भी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं और इन सभी लोगों का जीवन बहुत ही बेहतर तरीके से कट रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर ये कहानी हम लोगों को यही शिक्षा देकर जाती है, माँ और बेटे या बेटी का जो प्यार होता है बड़ा ही अद्भुत होता है। कभी भी माँ बेटे को इस तरह से अलग नहीं करना चाहिए। दोस्तों आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर आप लोगों को ये कहानी जरा सी भी प्रभावित करती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों इस कहानी में जो पात्र हैं उनके नाम बदल दिए गए हैं, बाकी ये कहानी हकीकत की कहानी है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,